मेरे ख्वाब जो एशियन गेम्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा लग रहा था जैसे वो बूझते जा रहा है वो दिया एकदम। मैं रात रात भर रोता था, यकीन नहीं होता था कि क्या करूं, किससे बोलूं, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि हर कोई आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने आपका पैर ले लिया है, अब आप चल नहीं सकते हो, लेकिन आप बेफिक्र रहो। अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करता है तो सैकड़ों दरवाजे खोल देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो स्पोर्ट्स की जो लगन होती है वो कभी मरती नहीं है, बस उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है और वो फिर से उबल जाती है। तो फिर क्या था, फिर मैंने पकड़ा और वो जो ख्वाब, वो जो दिया जो बुझते जा रहा था, उसमें मैंने फिर से तेल डालना शुरू किया और वो रोशन हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टेट गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल जीता और फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय कई एक रिकॉर्ड बनाते गया। तो इस तरीके से फिर मैं रुका नहीं और आगे बढ़ते ही गया। श्री मोहम्मद शम्स आलम शेख मधुबनी बिहार से, ये भी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी की कैटेगरी में आते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वो लोग देखें कि अरे यार इतना खूबसूरत लड़का है, अल्लाह ताला ने जवानी दी है, लेकिन पैर छीन लिया, अब ये कैसे चलेगा फिरेगा, क्या करेगा, अब तो इसकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई, अब ये कुछ कर नहीं सकता है। हाय, हेलो भैया। हाय, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो आशीष, बताओ? मैं बहुत सही हूँ एंड इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। हमारा प्लान चल रहा था अबाउट दिस। सो मैं जानना चाहूँगा हु इज शम्स आलम। शम्स आलम कौन है? शम्स आलम एक साधारण सा लड़का है। आम लफ्ज़ों में, अगर मेरे अब्बा के लफ्ज़ में बोलें तो शम्स आलम वो है जो रोज़ जाता है पोखर में, नहा के आ जाता है, बस, बाकी और कुछ करता नहीं है। अब पोखर से मुराद उस वक्त तक पता नहीं है मेरे अब्बा को कि मैं किस पोखर में नहाता हूँ। उनको एक बार मैं अपने कंपटीशन में ले गया, मैं बोला अब्बा देखिए ये पानी, तो बोले ये पानी तो नीला नीला है, ये कैसा पानी है? बोला अब्बा इसी को स्विमिंग पूल बोलते हैं और इसमें हम लोग तैरते हैं और हम लोग तैराकी का मुकाबला करते हैं जिसको स्विमिंग बोला जाता है, स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तब जाकर के मेरे पापा को समझ में आया कि अच्छा ये जाकर के खाली नहाता नहीं है पोखर में, ये स्विमिंग का कंपटीशन भी करता है। तो इस तरीके से मेरे पापा को पता चला। स्विमर बनने से पहले ऐसा है कि बचपना हर किसी का होता है और शम्स आलम का भी बचपना है। शम्स आलम रथोस गांव में पैदा हुआ जो कि बिस्फी ब्लॉक मधुबनी ज़िला में है बिहार के, और एक ऐसी जगह जहाँ पे सच में एजुकेशन उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। और जब शम्स आलम पैदा होता है तो वहाँ पे बहुत ही चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है फेवरेबल। चूँकि शम्स आलम अपने घर का छोटा बच्चा है, उसके घर में उससे बड़े 3 भाई हैं और 2 बहन हैं, और सब लोगों ने मदरसे में पढ़ाई की है। और उसने तो उनके जो भाई हैं वो लोगों की ये ख्वाहिश है कि अब इसको स्कूल में पढ़ाया जाए, घर से कोई एक बच्चा स्कूल में पढ़े। तो शुरुआत में हमारे यहाँ ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ हम लोग पढ़ाई किए कुछ दिनों तक। लेकिन मैं देखता था यहाँ पे अपने गांव के जो दूसरे बच्चे, क्योंकि स्कूल थी नहीं उस वक्त बड़ी ज़्यादा अच्छी, यहाँ से दूर कुछ बरदाहा गांव है और भी दूसरे गांव हैं, बेनीपट्टी हो गया वगैरह, जहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी स्कूल्स मिलती हैं। लेकिन वहाँ जाना उस वक्त साधन ना होने की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैं जब उन बच्चों को देखता था कि वो लोग स्कूल का ड्रेस पहन करके उस वक्त में
90s में जाते थे तो बहुत दिल में ख्वाहिश भी होती थी कि मैं कब ऐसा ड्रेस पहनूंगा, लेकिन नहीं था। लेकिन इत्तेफाक फिर जब मेरे भाई मुझे आए, मेरे बड़े भाई तमन्ने और मुनीर आलम भाई, वो लोग बॉम्बे में रहते थे, तो बोले कि इसको हम बॉम्बे लेके जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। तो तब मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैं आई थिंक 1994 में मैं बॉम्बे के लिए गया। बॉम्बे जाने का जो इरादा था वो तो फैमिली का डिसीजन था, लेकिन बॉम्बे जाने के बाद जो दिक्कत हुई वो अलग थी। क्योंकि देखिए, हम लोगों के इस इलाके से, पूरे बिहार से ज़्यादातर लोग माइग्रेट करके जाते हैं काम के लिए बाहर, और वहाँ जाने के बाद चूँकि मम्मी और पापा जो थे वो यहीं रहते थे, खेती बाड़ी करते थे अपना, वहाँ पे ना माँ थी ना बाप था, भाई लोग थे जो अपना काम में बिज़ी रहते थे। आपको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि बाबू आप पढ़ाई कर लो, आपको ये करना है या ये करना है। वहाँ पे आपको पढ़ाई भी खुद करनी है, खाना भी आपको खुद बनाना है, आपके कपड़े भी खुद धोने हैं आपको, हर चीज़। मतलब अर्ली एज में 10 साल से कम की उम्र में आपने जो लड़का 25 साल के बाद की उम्र में एक बैचलर लाइफ जीता है, वो सारी चीज़ें आपको उसी टाइम में जीने को मिल गई। तो ये एक स्टार्टिंग का मेरा स्ट्रगल मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें खुद ब खुद करनी पड़ी, समझ में आया कि कैसे लाइफ को जीना है। कोई बताने वाला नहीं था, कोई मोटिवेट। वो कहते हैं ना कि आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना है, तभी जा कर के आप कुछ कर सकते हो। आपके अंदर से अगर कुछ चीज़ आती है कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है या मुझे ये सीखना है, तब जा कर के आप कर पाएंगे। तो वही चीज़ थी मेरे अंदर, कोई बोलने वाला नहीं था, और मैंने इस तरीके से फिर पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया। ये स्कूल है सबसे अलग। तो गांव में जो मेरा बचपना था, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पोखर है, और भी हम लोग घूमे अभी जहाँ पे बहुत सारी जगह, जहाँ पे मैं बचपन में कबड्डी खेला करता था, फिर क्रिकेट खेलते थे। गाछी है हम लोगों की यहाँ पे पूरे गांव में। इसी तरीके से मस्जिद के पास हम लोग खेलते थे, कुश्ती लड़ाई वगैरह करते थे। बचपन में ये सब जो चीज़ें होती है गांव का, ऑब्वियसली बचपन का बहुत अच्छी यादें हैं मेरी गांव की। और इसीलिए मुझे याद है कि मैं बॉम्बे में जब पढ़ाई कर रहा था और जब मैं खेलता था वहाँ से, तो मुझे एक बहुत बड़े IRS ऑफिसर ने मुझे कहा कि शम्स, आप महाराष्ट्र से ही खेलो, महाराष्ट्र को ही रिप्रेजेंट करो, इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्कोप है, बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन जब मैं बिहार आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी पैदाइश जहाँ पे है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वो चीज़ को मैं कैसे भूल जाऊँ। तो मैंने बोला कि नहीं, चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले, कुछ भी हो, मैं बिहार की तरफ से बिहार को ही रिप्रेजेंट करूँगा। और फिर मैंने बिहार को ही रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और आज बिहार ने भले ही थोड़ा लेट से ही, लेकिन आज सब कुछ है मेरे पास। – 2010 की बात है, जब मैं नेशनल लेवल पे मेडलिस्ट था कराटे के अंदर, और एशियन गेम्स जो होने वाला था 2010 में, उसके लिए मेरा सिलेक्शन होने वाला था नेशनल कैंप के लिए। और अचानक से मेरे रीढ़ की हड्डी में एक गांठ आया, जिसकी वजह से मुझे चलने में दिक्कत हो रही लगी। मेरा जो बैलेंस होता है एक कराटे प्लेयर के लिए, कराटे के अंदर बैलेंस और टेक्निक्स, यही चीज़ होती है मेन इम्पोर्टेंट। मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने डॉक्टर से अप्रोच किया और डॉक्टर ने बताया कि आपको MRI कराइए। MRI कराने के बाद पता चला कि एक ट्यूमर है मेरे स्पाइन में जो उसको कंप्रेस कर रहा है। मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन होगा और आप ठीक हो जाइएगा 10 से 15 दिन में। हम लोग डॉक्टर के ऊपर यकीन करते हैं और उनकी बात मान करके हमने ऑपरेशन करा लिया। लेकिन वो जो 10-15 दिन के बाद जब हम लोग फॉलोअप पे गए, फॉलोअप लेना शुरू किए, तो वो महीनों में कन्वर्ट होते गया, और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी मायूस होते गया, क्योंकि वो गेम्स का जो टाइम था वो भी निकलते गया और मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी। बॉम्बे के पैराप्लेजिक फाउंडेशन के अंदर मेरा रिहैबिलिटेशन चल रहा था, और जब हमने पोस्ट ऑपरेशन MRI कराया फिर से, तब जाके पता चला कि वो ऑपरेशन गलत हो चुका था। मिस हैंडलिंग की वजह से वो जो ट्यूमर था वो अपनी जगह पे ही था, उन्होंने बस स्पाइन को खोला और बंद कर दिया। मेरी ज़िंदगी में
ये इतना बड़ा डाउनफॉल था कि मेरी पूरी लाइफ शैटर हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ख्वाब जो एशियन गेम्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा लग रहा था जैसे वो बूझते जा रहा है वो दिया एकदम। मैं रात रात भर रोता था, यकीन नहीं होता था कि क्या करूं, किससे बोलूं, क्योंकि ये ऐसा टाइम था कि हर कोई आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार के लोग हो या आपके दोस्त हो या कोई भी हो, इस वक्त में आप तनो तन्हा हो जाते हैं, अकेला, और अपने आप को संभालना बहुत ही कठिन होता है। उस वक्त में इंटरनेट आ चुका था। मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में गूगल करना शुरू किया और मान लो कि एक रिसर्चर बन गया था मैं। पैराप्लेजिक क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है। बाद में मुझे पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कसरत ही काम आता है। आपको एक्सरसाइज करना है, वही आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, खराब होने से बचाएगा। इसमें अच्छा होने का कुछ और वो नहीं है। बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी है, स्टेम सेल थेरेपी, लेकिन वो भी मैंने करके देखा, उससे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। पैराप्लेजिक फाउंडेशन में नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है व्हीलचेयर वालों के लिए। वहाँ पे मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला उनके नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, जैसे कि राजा राम घाक जी है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्विमर है। लॉन्ग बैक 1988 में उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है, जो कि अपने आप में एक पहाड़ जैसा हैसियत रखता है। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने बताया, और डॉक्टरों से जब एडवाइस लिया तो उन्होंने भी बताया कि शम्स, आप अगर स्विमिंग आपको आती है, क्योंकि काउंसलिंग जब होती थी तो वो मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो। तो मैं उनको बताता था कि मैं बिहार का मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ, जहाँ पे अक्सर बाढ़ आ जाती है, और स्विमिंग जो है वो हम लोगों में कुदरती तरीके से है, क्योंकि हम लोगों को अपनी जान अगर बचाती है, अपने जानवर मवेशी घर बचाना है, तो स्विमिंग आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी, बाढ़, सैलाब हमेशा आ जाता है। तो नेचुरली तरीके से मुझे स्विमिंग आती थी। और मेरे घर के बाजू में एक पोखर भी था। बचपन में जब मैं खेलता था और अगर गलती से थोड़ा भी गिर गया तो पोखर में ही चले जाता था। तो वो पोखर में जाना और वो स्विमिंग जो बचपन में करना, और जो लोग देखते थे चारों भीड़ से, वो चीज़ मुझे यकीन ही नहीं था कि कहीं ये चीज़ भी जा करके मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा बनेगी और बड़ा रोल प्ले करेगी। वो कहते हैं ना कि लाइफ में आपको जो आप करते हो, कहीं ना कहीं वो आपको काम ज़रूर आती है। फिर मैंने उसके बाद स्विमिंग एज ए एक्वा थेरेपी स्टार्ट किया कि मेरे कुछ तो कसरत हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये मानता हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो स्पोर्ट्स की जो लगन होती है वो कभी मरती नहीं है, बस उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है और वो फिर से उबल जाती है। और वही हुआ जब मुझे पता चला कि अब आप पैरा स्पोर्ट्स के अंदर अपने राज्य का, अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी कर सकते हो। तो फिर क्या था, फिर मैंने पकड़ा और वो जो ख्वाब, वो जो दिया, जो बूझते जा रहा था, उसमें मैंने फिर से तेल डालना शुरू किया और वो रोशन हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टेट गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल जीता और फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय कई एक रिकॉर्ड बनाते गया। मैंने बताया कि मैं 90s में वहाँ गया, उसके बाद मैं गांव आया ही नहीं फिर कभी। तो फिर मैं आई थिंक 14 साल के बाद मैं यहाँ रिटर्न हुआ। तो कहते हैं राम जी का वनवास जब ख़त्म हुआ, उस तरीके से मेरा वो बॉम्बे से सफ़र ख़त्म हुआ और मैं यहाँ गांव आया। और जब गांव आया तो ऑब्वियसली मैं जब यहाँ से गया था तो अपने पैर पे चल करके गया था, और जब मैं यहाँ आया तो व्हीलचेयर पे आया मैं। तो मैं जब वहाँ से आया तो मैं अपने व्हीलचेयर पे आया, और उसके बाद जो गांव के जो लोग होते हैं वो लोग देखें कि अरे यार इतना खूबसूरत लड़का है, अल्लाह ताला ने जवानी दी है लेकिन पैर छीन लिया, अब ये कैसे चलेगा फिरेगा, क्या करेगा, अब तो इसकी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई, अब ये कुछ कर नहीं सकता है। तब मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे बताया, कहा कि बाबू इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो आप, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं, वो बरसाती मेंढक हैं जो अपनी जगह से कहीं बाहर गए नहीं। उस वक्त 2017 में मैं ऑलरेडी जर्मनी और कई जगह जा कर के आ चुका था।
मुझे ऐसे लोग बोल रहे थे कि अब तो ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उनको ये नहीं पता है कि मैं ऑलरेडी व्हील चेयर पे आधी दुनिया घूम के आ चुका हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा आप इन लोगों की बातों पे मत जाओ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपका पैर ले लिया है, अब आप चल नहीं सकते हो, लेकिन आप बेफिक्र रहो। अल्लाह ताला एक दरवाज़ा बंद करता है तो सैकड़ों दरवाजे खोल देते हैं, और अब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उड़ोगे। और देखिए उनकी दुआ कि अब मुझे चलने की ज़रूरत सच में नहीं पड़ती है, अब मैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ता हूँ। नेशनल अवार्ड तो एक बहुत ही मतलब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन पल रहा जब माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वहाँ दिया। और वो पल जब वो आए मेरे सामने और हम लोगों से एक दूसरे से जब बात हुई, उनको बहुत खुशी हुई, मुझसे ज़्यादा खुशी उनको इस बात की हुई कि कोई बिहार का बंदा है। उनको बिहार से शायद बहुत लगाव होगा, वो बोले कि बिहार से भी आए हैं, बोला हाँ सर। तो उनको बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। और मैं ये बता दूं कि बिहार से खेल के क्षेत्र में, स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मैं पहला खिलाड़ी हूं जिसको ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ा ही गर्व का क्षण है। बिल्कुल 2018 का एशियन पैरा गेम्स है जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 4th पोजीशन पे था ओवरऑल में 43 कंट्रीज़ में से। तो वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद मैं 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि एक तरीके का ओलंपिक ही होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो वर्ल्ड पैरा स्विमिंग का होता है पोर्चुगल में, वहाँ गया और मैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 10th रैंक पे था, मैं 10वें नंबर पे रहा मैं। के बाद अभी हाल ही में मैं 2024 में 2024 और 25 दोनों साल में लगातार मैं रेक्सेविक इंटरनेशनल गेम्स जो कि आइसलैंड में हुआ, वहाँ गया हुआ था और वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड 6 मेडल 2024 में जीते और 2 नेशनल रिकॉर्ड भी मैंने बनाया। 25 में जब मैं वहाँ गया तो मैंने 6 मेडल फिर से जीता विद गोल्ड मेडल। एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया मैंने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी के अंदर। एशियन रिकॉर्ड के साथ में पूरे भारत का नाम रोशन किया मैंने वहाँ पे। उसके अलावा अभी हम लोग और भी बहुत सारी जगह पे गए। मैं कनाडा गया, कनाडा में मैं 2016 में मैं गया था जो कि काफ़ी यादगार था और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। वो बहुत ही यादगार पल रहे मेरे लिए। उसके अलावा मैं पोलैंड गया, पोलैंड में भी मैंने वहाँ पे ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल जीता है। तो इस तरीके की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं मेरी। हाल ही में बिहार चूँकि मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं एक ऐसा चीज़ करना चाहता था। मेरे नाम पे एक ऐसा रिकॉर्ड भी है कि लॉन्गेस्ट ओपन सी स्विमिंग का रिकॉर्ड है मेरे नाम पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मैं 2014 में, मुझे याद है कि नेवी डे सेलिब्रेशन होता है इंडियन नेवी की तरफ से और बॉम्बे में लाइट हाउस से गेटवे ऑफ इंडिया तक वो स्विमिंग होती है। शंकरॉक टू गेटवे ऑफ इंडिया 6 किलोमीटर की स्विमिंग होती है। पूरे हिंदुस्तान से उसमें अलग अलग स्विमर्स आते हैं, एबल बॉडी स्विमर्स और पैरा एथलीट्स दोनों पार्ट लेते हैं उसमें। वो स्विमिंग मैंने 1 घंटा 40 मिनट और 28 सेकेंड्स में कंप्लीट किया था, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में है, कैलिफोर्निया, सारी जगह पे शामिल है। वो रिकॉर्ड मेरे नाम पे है अभी तक उसको किसी ने तोड़ा नहीं है। उसके अलावा 2017 में मैं गोवा गया। गोवा में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से अटैम्प्ट किया और उसका मेरा उद्देश्य यही था कि एक्सेसिबल बनाया जाए बीचेस को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक्सेसिबिलिटी है तो हमारे जैसे लोग अपनी फैमिली के साथ में बाहर निकल सकते हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं। और चूंकि पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन पीपल को किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का
ऑलमोस्ट 15% है। तो 15% पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा देश या अच्छा वर्ल्ड बनाना है तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। एज ए एथलीट एंड एडवोकेट मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अवेयरनेस फैला सकूँ इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़रूरी है। उसी के वजह से मैं 2017 में गोवा के सिनकेरियम बागा बीच पे मैंने 8 किलोमीटर की स्विमिंग की, जिसमें 5 किलोमीटर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड था। अगेंस्ट द टाइड होना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और 3 किलोमीटर पैरेलल टू टाइड था, जिसको मैंने सोचा था कि मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन चूंकि वो अगेंस्ट द टाइड था इसलिए मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा। 4 घंटा 4 मिनट में मैंने वो 8 किलोमीटर की स्विमिंग कंप्लीट की, लेकिन वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। वो मुझे हमेशा से बिहार से लगाव रहा, और इसलिए जब मैं बिहार आया तो मुझे पता चला कि बिहार के गंगा नदी में 13 किलोमीटर की तैराकी होती है, जो कि ओपन वाटर में बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर किया, फिर 8 किलोमीटर, और ये 13 किलोमीटर है जो उससे भी बड़ा है। तो मैंने 2024 में उसके लिए अप्लाई किया और मुझे वहाँ पे स्लॉट मिला। 2024 में पटना के लॉ कॉलेज घाट, पटना लॉ कॉलेज घाट है, वहाँ तक की ये 13 किलोमीटर की दूरी है, उसको मैंने 2 घंटा 13 मिनट में कंप्लीट किया, और ये जाकर के ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज हुआ है, और ये ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है लॉन्गेस्ट ओपन वाटर स्विमिंग का, जो कि मेरे नाम पे है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आप काम कर रहे हैं और वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे लाइफ में रियल इंसिडेंट ऐसे हुए हैं बहुत सारे, कि मुझे इतने करीबी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया है कि अरे अब आपकी एज हो गई है, अब आप स्विमिंग क्या करते हैं, आप जाके अपना काम धंधा कीजिए, कुछ कीजिए, आप कुछ कमाते नहीं, फैमिली को टाइम दीजिए। वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे 1 रुपए से हेल्प नहीं किए, वो लोग भी इस तरीके से करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं आगे ना बढ़ जाऊं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, मैं अपने स्विमिंग की वजह से, अपने इस चीज़ को जब मैंने करियर बनाया, मैं आगे बढ़ा, वही लोग आकर के आज मुझसे फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि ऑटोग्राफ दीजिए। कभी कभी जिंदगी इंसान से उसके शरीर की ताकत छीन लेती है, लेकिन उसका हौसला नहीं। शम्स आलम के पैर हैं मगर वो साथ नहीं देते, फिर भी उनके इरादे ऐसे हैं जो कई पूरी तरह सक्षम लोगों के भी नहीं होते। आज पानी उनके लिए बाधा नहीं बल्कि आजादी की मजबूत वजह बन गया है। हर स्ट्रोक के साथ उन्होंने साबित किया है कि सपनों को चलने के लिए पैरों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। शम्स आलम की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे डर में होती हैं, और जब डर डूब जाता है तब इंसान तैरना सीख जाता है। इस जगह पे बाबू आने का मेरा मन इसलिए करता है ना, क्योंकि बचपन में यहाँ पे जो छठ का मेला लगता था, छठ का जो सुबह सुबह पूजा होती है, उसमें हम लोग आते थे, बचपन की यादें, और ये गाछी में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। पहले ये घर नहीं था, ये पूरा ऐसे ही था, और यहाँ पे कबड्डी खेलते थे हम लोग, कबड्डी क्रिकेट। थोड़ा मेडो टाइप नहीं लग रहा है? पहाड़ों पे जो मेडो होता है। हाँ हाँ। I'm so happy to swim in this pond, the one where I started, and I always believe this will help me to reach globally and make Rathos the world famous. Thank you, friends.